अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मुझे बताएं, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, आई एम गुड। आप सुनाएं बेटा, खैरियत से हैं सारे? तबीयत ठीक है आप सबकी? जी जी, आई एम गुड। बेहतर हूँ पहले से। दुआएं आपकी, बस दुआ कर दिया करें। चलें जी। ओके बेटे, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग सांसों को पूरा करते हैं। ये जो सांसों की बातें हम लोगों ने स्टार्ट की थी, ये देखो, हम लोगों ने स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटे हम लोगों ने ये सबसे पहले इंटरनल एक्सटर्नल को डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने इसमें नोज को डिस्कस किया। ठीक है। फिर फेरेंक्स को, लेरिंक्स को, और प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ट्रेकिया ब्रोंकाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एल्वुलर डक्ट को डिस्कस किया था। ठीक है जी। ओके। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे आगे। और आपको पता है कि हमारे पास ये लंग्स के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग डील करेंगे, फिर उसके बाद लेकर चलेंगे मज़ीद क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हमारे पास सपोज़ अगर एक एंटिटी है, हम यहाँ पे ना लंग्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे ये सवाल पूछते हैं। सपोज़ बेटे वी हैव ट्रेकिया। ये ट्रेकिया बेटे हमारे पास बाइफरकेट किया। ठीक है। हम प्राइमरी ब्रोंकाई की बात कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोगों ने ये बना लिया, दैट इज लंग्स। ठीक है जी। चलो, अब हमारे पास बेटे क्वेश्चन ये आता है। सपोज एक छोटा सा बच्चा है जिसको हम यहाँ पे रेहान समी की बात कर लेते हैं। रेहान हमारे पास एक लड़का है। ठीक है। रेहान समी। रेहान समी जो है ना, इसने एक छोटा सा ग्राम, ग्राम बेसिकली बोलते हैं चने को। ठीक है। ये छोटा बच्चा है, इसने चना जो है ना वो अपने नोज के अंदर एंटर कर लिया। जैसे ही नोज में जाता है तो नोज में जाने के बाद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ गया। ठीक है। मतलब ट्रेकिया में आएगा। तो सवाल ये है कि ट्रेकिया में आने के बाद क्या ये आपके पास राइट लंग के अंदर जाएगा या लेफ्ट लंग के अंदर जाएगा? किस में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं? बताएं। मैं आपसे ये क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे बताएं बेटा, तब तक मैं इसको लंग्स में मज़ीद चीज़ें ऐड करता हूँ। बताओ भाई। अच्छा जी, लेफ़्ट 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 लेफ़्ट। तस्लीम कह रहे हैं राइट। मोहम्मद रसूल कह रहे हैं राइट। अब्दुल्ला टॉक्स कह रहे हैं राइट। और ये जुजाजा जदून कह रहे हैं लेफ़्ट। अच्छा जी, इक्वल चांसेस ऑफ ईच लंग। आयशा कह रही हैं एक ही जैसे चांसेस होंगे। अच्छा, बहुत इजी सा बेटे, ये देखो, हम लोग ना जब भी इन लंग्स को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास ना एक बात जो कि बहुत क्लियर है, वो ये कि ये जो आपके पास नज़र आता है ना, हमें राइट लंग के 3 लोब नज़र आते हैं। देयर आर 3 लोब्स। ठीक है। जबकि लेफ्ट लंग के 2 लोब नज़र आते हैं। दूसरा, ये जो आपके पास राइट लंग होता है, इसमें ये देखो, ये थोड़ा सा परपेंडिकुलर है, जबकि इसका जो ब्रोंकाई है वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल है। सो देयर विल बी मैक्सिमम चांसेस, यानी 4 में से 3 दफ़ा चांसेस ये हैं कि ये बेटा राइट लंग्स की तरफ मूव करेगा। और 4 में से 1 दफ़ा यानी 25% चांसेस हैं दैट इट विल मूव टूवर्ड लेफ्ट लंग।
ठीक है। सो बेटे ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन अगर आपके पास आए तो बहुत इजी सा आंसर है कि हमारे पास चांसेस हैं राइट लंग्स के अंदर जाने के। उसकी वजह ये है बड़ा सिंपल सा कि राइट लंग्स जो होता है उसका साइज हमारे पास नॉर्मल में ज़्यादा होता है, और इसमें जो प्राइमरी ब्रोंकाई होता है बेटा वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, चलें जी, रेहान को यही हम सजेस्ट करेंगे कि रेहान चीज़ें जो हैं जो जहाँ पे इस्तेमाल होने वाली हैं उनको वहीं पे इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है ना वो अपने नाक में डाल लें। ठीक है, तो इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मसला हो सकता है। चलो जी, अब दूसरा हमारे पास एक जो हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रक्चर बेटे ड्रॉ किया है, दैट इज नॉन एज प्लूरा। ये हमारे पास रेफर किया जाता है प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बेटे याद रखिएगा ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन होती है दैट इज अ डबल मेम्ब्रेन। एक पेराइटल होती है, दूसरी बेटे इसमें विजरल होती है। ठीक है, और इसमें दोनों लेयर्स के दरमियान में ना आपको ये फ्लूइड नज़र आता है बेटा। इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। दैट फ्लूइड इज रेफर टू एज प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, और ये प्लूरल फ्लूइड बेटे हमारे पास क्या काम करता है, दैट एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर। ये बेटे हमारे पास शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। हमारे पास बेटे फेफड़े जो होते हैं, 2 अदद फेफड़े अल्लाह पाक ने हमें रखे हुए हैं। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर ये जो डिप्रेशन होता है, ये देखो हम अगर इस डिप्रेशन की बात करें जहाँ पे ब्लड वेसल्स इसमें एंटर होती हैं, दैट इज बेटे रेफर टू एज हाइलम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रेफर टू एज हाइलम। ठीक है, ये बात याद रखना, इसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। और यहीं पर आपको इसी एरिया के अंदर यहाँ पर बेटे हार्ट नज़र आता है, देयर इज हार्ट। ये हार्ट जो है वो आपके पास लेफ्ट लंग्स के बिल्कुल नीचे होता है, और लेफ्ट लंग के बिल्कुल नीचे होने की वजह से ही ये आपके पास लेफ्ट लंग जो है दैट इज स्लाइटली हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, तो ये स्लाइटली बेटे हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो रहा होता है। अच्छा जी, इससे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था सरफेक्टेंट। ये देखो हम लोगों ने पढ़ा था इस पे सरफेक्टेंट रिलीज होता है, और सरफेक्टेंट क्या काम करता है, दैट बेसिकली रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। अगर आपके पास प्री मेच्योर बर्थ होती है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। प्री मेच्योर बर्थ क्या है, ऐसे बच्चे जिनमें गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट ना और 7 मंथ में ही वो दुनिया में आ जाएं, तो उनको ज़्यादातर बेटे हमारे पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। उसमें बेटे आपके पास जो बच्चे हैं वो प्रॉपरली सांस नहीं ले पाते, और अल्टीमेटली बेटे वो सरवाइव ही नहीं करते। ठीक है जी, चलो अब यहीं पर हम लोगों ने ये डील करना है इसके रेस्पिरेशन को, तो हम बेटे इसको इसके मसल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो मसल को ड्रॉ करते हैं। हमारे पास बेटे इसमें जो मसल्स हैं दे आर मेनली 2 स्केलेटल मसल हमारे पास रोल प्ले करते हैं। एक बेटे ये है दैट इज नॉन एज डायाफ्राम। ये बेटे हमारे पास डायाफ्राम कहलाता। ठीक है, याद रखना ये जो डायाफ्राम है ना दैट इज बेटे स्केलेटल मस्कुलर शीट। ये हमारे पास स्केलेटल मस्कुलर शीट होती है, इसमें राउंड और रेडियल जो हैं वो मसल्स पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा हम इसकी साइडों पे बनाते हैं। सपोज मैं ये कहता हूँ कि भाई हमारे पास यहाँ पर एक बोन है, और उस बोन को किससे बनाएं बताओ, रेड कलर से तो यहाँ पे नज़र ही नहीं आएगा आपको। हम इसको बना लेते हैं सपोज येलो कलर से। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जो बोन नज़र आती है दैट इज़ रेफर टू एज क्लेविकल। ठीक है, ये हमारे पास बोन का क्या नाम है, दैट इज क्लेविकल। अब आपके पास बेटे ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये देखो ये जो एपेक्स है ना ये वाला पार्ट, ये लंग्स की एपेक्स कहलाती है। ठीक है, एपेक्स ऑफ लंग्स।
तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एपेक्स ऑफ लंग्स जो हैं ये क्लेविकल से ऊपर मौजूद होते हैं या नीचे मौजूद होते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है पिक्चर के अंदर कि ये बेटे क्लेविकल से ऊपर जाते हैं। ठीक है, दे आर अपवर्ड टू क्लेविकल, क्लेविकल के ऊपर बेटे ये हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, चलो हम यहाँ पर कुछ और बोन्स बना लेते हैं। सपोज ये कट फॉर्म में मैं बोन्स बना रहा हूँ। ठीक है, ये बात याद रखना, ये जो बोन्स होती हैं दे आर रेफर टू एज, क्या हम लोग नाम देते हैं बेटे इनको, बताओ, ये कॉस्टल बोन्स कहलाती हैं। रिब्स जो होती हैं ना, इनको हम लोग लेबल करते हैं एज कॉस्टल बोन्स। ये बेटे हमारे पास कॉस्टल बोन्स कहलाती हैं। कॉस्टल बोन्स के दरमियान बेटे आपको जो मसल्स नजर आते हैं ना, उन मसल्स को हम लोग लेबल करते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। कॉस्टल बोन्स के दरमियान आपको जो मसल्स नजर आते हैं उनको बेटे हम क्या लेबल करते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। चलो अब जरा इन मसल्स को देख लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि भाई हमारे पास ये मसल्स हैं, ये ब्लू कलर से मैं बना रहा हूं। ठीक है, दे आर इंटरकॉस्टल मसल्स। बेटे याद रखना, ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं ये हमारे पास दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और बेटे एक हमारे पास होते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। तो एक्सटर्नल हैं और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। इन्हीं मसल्स को बेटे हम लोग डील कर रहे होते हैं। ठीक है जी, अब बेटे दो तरह के मसल हमारे पास आ गए, स्केलेटल मसल, जिनकी वजह से आपके पास यहां पर बेटे रेट ऑफ ब्रीदिंग को कंट्रोल किया जाता है। इस ब्रीदिंग को हम लोग वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ब्रीदिंग या बेटे ये हमारे पास वेंटिलेशन भी कहलाती है। मुझे आप लोग ये बताओ कि वेंटिलेशन का नॉर्मल रेट कितना होता है? क्या हमने प्रीवियसली इसको डिस्कस किया था? वेंटिलेशन जो होती है उसका नॉर्मल रेट कितना होता है? नहीं डिस्कस किया, बताओ जरा। वेंटिलेशन जो है इसका नॉर्मल रेट कितना होता है? अगर आपसे पूछा जाता है भाई नॉर्मल आप बताओ कितनी दफ़ा पर मिनट इसको डील कर रहे हो, तो हमारे पास 15 से 20 दफ़ा आपको इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन नज़र आती है पर मिनट। ठीक है, ओ भाई 72 टाइम्स कहाँ पे आ गया अमल मलिक, वो तो हार्ट बीट होती है। ठीक है, अगर आप लोग एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज करने के बाद ये हमारे पास ऊपर चला जाता है, दैट इज अबाउट 30, 35 या 40 टाइम्स पर मिनट भी चला जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल और एक्सरसाइज का आप लोगों को पता होना चाहिए। अब एक और चीज़ यहाँ पर सुनते जाओ, ये आपके पास एक एक्स्ट्रा है, इसको सुन लो। वो ये कि अगर हमारे पास रेट ऑफ रेस्पिरेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो उसको बोलते हैं टेकेप्निया, ये अब नॉर्मल है। टैकी का मतलब होता है तेज़। ठीक है, और अगर ये बेटे नॉर्मल से भी स्लो हो तो उसको बोलते हैं ब्रेडिपनिया। ब्रेडी का मतलब होता है स्लो, तो टैकी का मतलब तेज, ब्रेडी का मतलब स्लो। अगर ये टर्म आपके पास यूज की जाती हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि टैकी और ब्रेडी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बेटे यही हमें अंडरस्टैंड करेंगी ये सीखने में कि हमारे पास ये जो ब्रीदिंग होती है ये इसमें क्या क्या चीजें जो हैं वो ऐड हो सकती हैं। क्लियर? क्लियर? चलो अब जरा इसमें से मजीद क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। देखो बेटे हमारे पास ये जो ब्रीदिंग होती है इसके दो फेजेस हैं। एक बेटे हमारे पास आ जाती है फेज जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेशन। ठीक है जी, दूसरी हमारे पास फेज आ जाती है जिसको बोलते हैं एक्सपीरेशन। सो इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन इसी को ही बेटे हम लोग बोलते हैं कि एक्सपीरेशन जो होती है ये हमारे पास एक्सहेलेशन कहलाती है, और बेटे इंस्पिरेशन जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन, हवा का बॉडी के अंदर जाना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है जी, तो ये आपके पास बेटे दोनों की दोनों स्टेप्स हैं। किसके स्टेप्स हैं? दे बोथ आर स्टेप्स ऑफ ब्रीदिंग। नॉर्मल फिनोमिना है हमारे पास ब्रीदिंग जिसके ये स्टेप होते हैं। ठीक है, अच्छा अब बेटे यहां पर सुनो, ये जो ब्रीदिंग होती है ये आपके पास वॉलेंट्री कंट्रोल भी होती है।
तो मुझे ये बताओ कि वॉलंटरी इसको कंट्रोल कौन करेगा? वॉलंटरी इसको कंट्रोल करेगा सेरिब्रम। ये कुछ हद तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनवॉलंटरी जो ब्रीदिंग होती है, इनवॉलंटरी उसको कौन कंट्रोल करेगा? तो इनवॉलंटरी को बेटे कंट्रोल कर रहा होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, ब्रेन का हिस्सा। हाँ, अगर वो ये कहे कि पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, तो पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग बेटे फिर आंसर जो है ये इरफान कुरैशी वाला सही करेंगे, पोन्स, ठीक है। अगर पैटर्न की टर्म नहीं ना यूज कर रहा बेटे, तो तब आपके पास आएगा मेड्यूला। चलो, अब आपके पास एक और चीज पूछी जाती है कि इसमें भाई ये जो सेंटर होता है, इंस्पिरेशन का सेंटर, ये कहां पर होता है? बताओ, बहुत इजी सा है, आप बता सकते हैं इसको। बताओ, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में ये ब्रीदिंग का सेंटर कहां पर होता है? बताओ भाई। हाँ, सही सही, इरफान कुरैशी कह रहे हैं सही सही। अच्छा, दोबारा से सुनो बेटे इरफान, आपने पोन्स बोला था ना, तो पोन्स जो है ना ये हमेशा पैटर्न को डील करते हैं। पैटर्न ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय पोन्स। देखो, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन में आप लोगों ने याद रखना है कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की जो वेंट्रल सरफेस होती है ना, या वेंट्रल पार्ट ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मैं वेंट्रल पार्ट ऑफ मेड्यूला लिख रहा हूं, सो ये आपके पास सजेस्ट करता है इंस्पिरेशन का सेंटर, ठीक है। एक्सपीरेशन का सेंटर कहां पर होता है? ये बेटे डॉर्सल साइड पे होता है एंड लेटरल साइड पे। तो एक तो हमारे पास ये चीज पूछी जाती है, डॉर्सल एंड लेटरल साइड्स ऑफ मेड्यूला। अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसको बेटे कंट्रोल करता है? ये एक्सपीरेशन को कंट्रोल कर रहा होता है या एक्सहेलेशन को कंट्रोल कर रहा होता है। चलो, अब इसमें कौन कौन से मसल्स शामिल होते हैं, मसल्स को डील करते हैं। मसल में सबसे पहले बेटे हमारे पास आ जाता है डायाफ्राम। देयर इज डायाफ्राम, ठीक है। और डायाफ्राम ऊपर हम लोगों ने ड्रॉ भी किया था कि ये जो डायाफ्राम होता है दैट इज अ स्केलेटल मस्कुलर शीट, ठीक है। इंस्पिरेशन के दौरान डायाफ्राम पे क्या असर पड़ता है? आप लोगों ने ये याद रखना है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब भी इंस्पिरेशन को डील करोगे तो डायाफ्राम क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट, डायाफ्राम विल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटे, दैट विल बिकम्स लेस डूम लाइक, ठीक है। ये हमारे पास बेटे लेस डूम लाइक हो जाएगा। अगर ये लेस डूम लाइक होगा तो हम ये भी तो कहेंगे कि स्पेस जो है वो चेस्ट कैविटी के अंदर इंक्रीज कर जाएगी। अगर स्पेस इंक्रीज कर रही है तो चेस्ट कैविटी में प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ चलो, अगर वो कहता है कि एक्सपीरेशन हो रही है तो बेटे डायाफ्राम यहां पर रिलैक्स करेगा, रिलैक्सेशन होगी इसकी। और अगर ये रिलैक्स कर रहा है तो इट विल बिकम मोर डूम लाइक, ये हमारे पास बेटे ज्यादा डूम लाइक हो जाता है, ठीक है। और यहां पर स्पेस क्या हो जाती है? कम के ज्यादा। अगर ये ज्यादा डूम लाइक होगा तो लोअर एंड पे बेटे ज्यादा फोर्स लगाएगा ना, तो स्पेस हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगी? कम। और अगर स्पेस कम है बेटे तो प्रेशर हमारे पास इंक्रीज करेगा और हवा बॉडी से बाहर। तो सिंपल इज दैट, बहुत आसान सा है। जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये सारे के सारे फिनोमिना जो हैं, एयर मूव करेगी कहां से कहां? इन्वायरमेंट से बॉडी की तरफ। तो इन्वायरमेंट से जब भी बॉडी की तरफ मूव करेगी ना एयर, तो ये आपके पास बेटे इंस्पिरेशन कहलाती है। और अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो इसका मतलब यह है कि बॉडी से एयर जो है वो इन्वायरमेंट की तरफ जा रही है, तो बेटे ये वाला फिनोमिना हमारे पास क्या कहलाएगा? ये वाला फिनोमिना कहलाता है दैट इज एक्सपीरेशन, रिलैक्सेशन। आप लोगों ने वो गाना सुना है, वो काफी पुराना है, माधुरी दीक्षित का, ठीक है। और वो कहती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 सुना है? बताओ जरा किस किसने सुना है, बताओ भाई, किस किसने सुना है ये गाना, हैंड रेज करके बताओ। अच्छा जी, सुजाजा ने सुना है, इसने सुना है, चलो सब ने सुना है, कशमाला ने भी सुना है, उस्मा ने भी सुना है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने दोबारा से इसको जरा सुनना है, और यहाँ पे आपने ये देखना है कि माधुरी दीक्षित साहबा जो हैं, जब भी ये गाने पे परफॉर्म कर रही हैं, तो उसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपको फौरी तौर पर जो है चेंजेस नज़र आएंगी। ठीक है, तो आप बेटे इसको, अगर किसी ने नहीं देखा, डॉक्टर आरिफा ने नहीं देखा, तो आप बेटे इसको देख सकते हैं, सो अपने लेजर टाइम में देखिएगा। चलें आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे डायाफ्राम के बाद मसल्स आ जाते हैं। मसल में हम पहले डील करेंगे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। कौन से डील करेंगे? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है जी, चलो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो होते हैं ना बेटे, ये सेम परफॉर्म करेंगे जैसे डायफ्राम है। ये इंस्पिरेशन के दौरान ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और एक्सपीरेशन के दौरान ये भी बेटे रिलैक्स करेंगे। इनमें भी आपको रिलैक्सेशन नजर आएगी। ओके, चलो ये बेटे हमारे पास जो है इसमें कॉन्ट्रैक्शन नजर आती, लेकिन ये बेटे जो एविडेंटली डिफरेंस नजर आता है वो आपको इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल शो करते हैं। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो रिस्पॉन्ड शो करते हैं, उनका रिस्पॉन्ड जो होता है बेटा, ये हमारे पास हमेशा इसके ऑपोजिट होगा। यानी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स ये एक्सटर्नल के ऑपोजिट, यानी जब एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये रिलैक्सेशन कंडीशन में आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे। जब भी एक्सटर्नल रिलैक्स करेगा तो बेटे ये कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। क्लियर? चलो ये बेटे आप लोगों ने इसमें याद रखना है, डायाफ्राम है, इंटरकॉस्टल मसल हैं, और एक्सटर्नल आपके पास इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं। तो ये जब भी आप इसमें इसको डील करते हो ना कि इंटरनल मसल्स हैं, आउटर मसल्स हैं, ठीक है, और आपके पास प्रेशर कहाँ से कहाँ कम होता है, और लंग्स के ऊपर क्या हो रहा होता है, ये चीज़ें याद रखनी है। ये चीज़ जो कि आप लोगों ने अक्सर पढ़ी होगी कि ब्रीदिंग जो है ना, ये हमारे पास एक पैसिव फिनोमेना। यू हैव स्टडीड दैट ब्रीदिंग इज अ पैसिव फिनोमेना। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखें तो इंस्पिरेशन के अंदर समहाउ एनर्जी तो अप्लाई होती है। ठीक है, चलो आपने क्या करना है, इसमें स्टेटस ऑफ लंग्स को याद रखना है। इंस्पिरेशन के दौरान ये एक्सपैंड करते हैं, इंस्पिरेशन के दौरान मैं यहां पे लिख देता हूं, पैसिव एक्सपेंशन होती है। देयर इज पैसिव एक्सपेंशन ऑफ लंग्स। ठीक है जी, एक्सपीरेशन के दौरान ये हमारे पास क्या करते हैं, पैसिव रिकॉइलिंग हो रही होती है ये लंग्स की, पैसिव रिकॉइलिंग बेटे ये हमारे पास शो करते हैं। ठीक है, सो पैसिव एक्सपेंशन, पैसिव रिकॉइलिंग बेटे, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों ने याद रखना है। ओके हो गया, तो ये बेटे हमारे पास ब्रीदिंग का फिनोमिना हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, सो आई होप ब्रीदिंग का फिनोमिना जो है ये आपके पास क्लियर है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। आगे बेटे हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। चलो मुझे ये बताओ कि कौन कौन सी गैसेस जो हैं ये फॉलो कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस को डील करते हैं। ठीक है, तो मेनली तो बेटे ये दो आपके पास बेटे गैसेस को डील करता है, एक है ऑक्सीजन, दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा ये सारा हम लोग डील करेंगे, लेकिन इससे पहले ना आप लोगों ने ये यहाँ पर याद रखना है दैट वी हैव अ सेल ओवर हेयर। ठीक है, ये सपोज हमारे पास RBC है। ठीक है, दैट इज RBC।
आरबीसी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई यहाँ पर ना 95% हीमोग्लोबिन होती है और 5% बेटे इसमें एंजाइम होता है। सपोज अगर मैं इसको यूं ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको ना, ताकि आप मज़ीद चीज़ें जो है वो ऐड कर सको। चलो जी, हमने थोड़ी सी बाइकन के फॉर्म बना ली इसकी, दैट इज़ बेटे आरबीसी। यहाँ पे हम बनाते हैं इसका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन जो है ये बेटे ग्लोबिन चेन आ गई और इसके हेड आ गए। आपको पता कि इसकी जो ग्लोबिन चेन होती है इसके एंड पे अमाइनो ग्रुप मौजूद होता है, ठीक है, और ये इसका हेड होता है। चलो जी, अब पहला तो सवाल बेटे जो यहाँ पर हमारे पास बनता है कि हीमोग्लोबिन जो है, फर्ज कर लो हम ये कहते हैं हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जो है फर्ज कर लो एक मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करने वाला मेल है, ठीक है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, इट विल हेल्प यू। अब मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करने वाला एक मेल है, फर्ज करो हम ये कहते हैं कि जी ये हमारे पास यहाँ पर कौन नज़र आ रहा है, इरफान कुरैशी साहब नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास भाई ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये कौन है, इरफान भाई हैं, ठीक है जी। इरफान भाई को हम ये कह देते हैं कि ये हमारी हीमोग्लोबिन है, ठीक है। अब इरफान भाई, सपोज इरफान भाई का एडमिशन हो जाता है, अल्लाह करे इनका एडमिशन हो जाता है मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में नहीं, मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। चलो, तो इरफान भाई की लाइफ में बहुत सारी गैसेस आती हैं। जैसे यहाँ पर मैं इनसे पूछता हूँ, इरफान भाई मुझे बताएं, इरफान कुरैशी के आपको सबसे फेवरेट हीरोइन कौन सी है, आपकी सबसे फेवरेट हीरोइन कौन सी है? जी इरफान बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बेटे। इरफान बेटे बताओ, सबसे फेवरेट हीरोइन कौन सी है जो आपको अच्छी लगती है? ठीक है, इट विल हेल्प यू कि आप जो है ना इसको याद कर सकोगे। चलो, मुझे लगता है इरफान भाई जो है ना ये मूवीज नहीं देखते। अच्छा जी, शायान मलिक कह रहे हैं श्रद्धा, यमुना जैदी, हाँ हाँ। चलो हम थोड़ा सा भाई बात करते हैं एमा वॉटसन की। हम ये कहते हैं कि ये हीमोग्लोबिन की लाइफ में ना एमा वॉटसन है, ठीक है। एमा वॉटसन एक ऐसी गैस है जो कि हीमोग्लोबिन उसके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रखती है, लेकिन उसको अचीव नहीं कर सकती, ठीक है। फर्ज करो इरफान भाई का एडमिशन हो जाता है, इरफान भाई जाते हैं मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे इनको जो है वो कुछ और गैसेस नज़र आती हैं और उस गैस को हम कह देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हीमोग्लोबिन का बड़ा दिल होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो और हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करे, लेकिन जैसे ही इनके 5 साल एमबीबीएस के पूरे होते हैं तो इरफान भाई को यानी हीमोग्लोबिन को इनके घर वाले बुला लेते हैं, ठीक है। इसके अब्बा जी बुलाते हैं, कहते हैं भाई वापस आओ, ठीक है। वापस आके इसको ना फोर्सफुली प्रेशर लगा के कहते हैं भाई देखो आपकी आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, अब आपने सुकून से जो है ना, ये आपकी खाला की बेटी है या आपकी फूफो की बेटी है, ठीक है, उसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है हंसी खुशी। अक्सर ऐसे ही होता है, ठीक है। सब ख़त्म, ठीक है, सब ख़त्म हो गया, आरिफा शहजाद कह रही है सब ख़त्म। चलें जी, देखो 3 आपके पास हैं, एक है एमा वॉटसन। एमा वॉटसन कभी भी अचीव नहीं होती और बेटे हम इसको नाम दे देते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरी है भाई फुफ्फो की बेटी या खाला की बेटी जो है ऑक्सीजन, ठीक है। हीमोग्लोबिन का बिल्कुल दिल नहीं है कि वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, लेकिन फिर भी वो उसके साथ अटैच होती है और उसके अटैचमेंट की वजह क्या है, जस्ट प्रेशर, ठीक है। प्रेशर लगेगा तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच होगी, प्रेशर कम कर दोगे ना तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देगी, ठीक है। ओके, तो अब आपको क्या बात समझ में आई? आपको ये बात समझ में आई कि हमारे पास भाई जो सबसे ज़्यादा अफिनिटी होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए होती है,
फिर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होती है, और फिर लास्ट पे किसके लिए होती है? ऑक्सीजन के लिए होती है। इरफान तो मारे हो गया। चलें जी, अल्लाह पाक इरफान को जो है ना वो आ, अच्छा जी, हाँ हाँ इरफान नॉटी बॉय। चलें वापस आते हैं, ये तो हमारे पास क्लियर हो गया। ठीक है, अब बेटे ये जो हीमोग्लोबिन आप लोगों ने डिस्कस की, यहां से सवाल ये आता है कि भाई ये हीमोग्लोबिन, मतलब हम इसको रेड कलर के साथ बनाते, हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ अटैच होती है तो हम इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऐसी है ना, दैट इज रेफर टू एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सवाल ये है कि ये जो ऑक्सीजन है ये हीमोग्लोबिन के किस एंड पे होती है? सर पे सवार कर दिया जाता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को सर पे सवार कर दिया जाता है भाई प्रेशर लगा के, और ऑक्सीजन भाई हीमोग्लोबिन के सर पे सवार हो गई। ठीक है, और ये बेटे इसका सर, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, चार मॉलिक्यूल जो है ना घर वालों ने प्रेशर के साथ इस पे लगा दिए। तो जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कहां पे अटैच होती है, तो आपने क्या कहना है? ये सर पे सवार हो जाती है। ठीक है, और प्रेशर के साथ, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, एंड दैट इज गिविंग ब्राइट रेड कलर। जहां पर भी बेटे ये आपको ऑक्सी हीमोग्लोबिन नजर आएगी तो ये ब्राइट रेड कलर देगी। चलो आगे चलते हैं, हम ये कहते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन है ये अटैच हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब सवाल ये है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड कौन थी? एमा वाटसन थी। ठीक है, एमा वाटसन थी, और वो भी अचीवेबल नहीं है लेकिन आपके दिमाग में तो रहती है। तो आपने ये बताना है कि भाई जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड की अटैचमेंट की बात आएगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेटे कहां पर अटैच होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच होती है इसके हेड के साथ। ठीक है, तो बेटे जब भी आपके पास ये अटैच हो तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, दैट विल बी रेफर टू एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, दैट इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। चलो आगे चलते हैं, एक और है हमारे पास भाई, ये हम लोगों ने हीमोग्लोबिन को जब भी डील करते हैं कि ये हीमोग्लोबिन भाई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होती है, तो सवाल ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कहां पर अटैच होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के कहां पर अटैच होती है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड हेड पे अटैच होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड टेल पे अटैच होती है? तो बेटे याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा इस अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच होती है। तो होगा क्या, जब भी ये अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच होगी तो हमारे पास बेटे ये बन गया कार्बोक्सी अमाइनो या कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि आपके पास ये अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच है, इसको बोलते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, लेकिन बेटे अक्सर ये जैसे पंजाब की बुक में है, फेडरल में भी एक जगह पे मेंशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी ना कार्बोक्सी लिख देता है, लेकिन आपने अगर ये ऑप्शंस हो तो आपने हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बमाइनो हीमोग्लोबिन लिखना है। ठीक है, अच्छा फिर एक और चीज, ये जो हमारे पास बेटे हीमोग्लोबिन होती है ना, ये प्रोटॉन के साथ भी अटैच हो जाती है। जैसे ही प्रोटॉन के साथ अटैच होगी तो इसको बोलते हैं एसिडिक हीमोग्लोबिन, दैट विल बी रेफर टू एज एसिडिक हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये प्रोटॉन कहां पर अटैच होते हैं? प्रोटॉन हमेशा इसकी साइड चेन पे अटैच होते हैं, हीमोग्लोबिन की साइड चेन पे अटैच होते हैं। सपोज यहां पे प्रोटॉन अटैच हो गया, यहां पर हो गया, तो जैसे ही प्रोटॉन अटैच होंगे तो बेटे आप इसमें डील करोगे कि ये ऑक्सीजन रिलीज को प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलो हम फैक्टर्स को डील कर लेते हैं यहां पे, ताकि आगे जब हम इसका स्ट्रक्चर डील करें, ट्रांसपोर्टेशन डील करें, सो आपको एक क्लियर आइडिया हो। लेट्स मेक फैक्टर्स ओवर हेयर। हमारे पास भाई यहां पर आगे फैक्टर्स, और फैक्टर्स में हम लोग पहले डील करते हैं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? कि ऑक्सीजन को एक जगह से भाई दूसरी जगह लेकर जाना,
और दूसरा है ऑक्सीजन रिलीज। तो बेटे यही तो सवाल बनते हैं ना इससे। जी जी, इरफान बहुत नॉटी बच्चा है, कोई बात नहीं। शरारती होना अच्छी बात है, लेकिन बदतमीज होना अच्छी बात नहीं है। शरारत करें अच्छी बात है। चलो जी, हमारे पास बेटे फैक्टर्स की बात करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा करते हैं तो जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगी ना हीमोग्लोबिन के साथ, उतनी ही बेटा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम। और अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन रिलीज ज्यादा है। ऑब्वियसली एक ही बात है, ठीक है। चलो, अगर हम इसकी जगह पे डील करें टेम्परेचर, आपको पता है बेटे जहां पर भी टेम्परेचर ज्यादा होता है यानी मेटाबॉलिज्म ज्यादा होता है, तो अगर टेम्परेचर आप ज्यादा करोगे ना तो इसके साथ भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, ऑक्सीजन रिलीज ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर टेम्परेचर के बाद हम यहां पर डील करते हैं प्रोटॉन को। हम लोगों ने बताया था कि प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन अगर ज्यादा करोगे तो इससे भी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम और ऑक्सीजन रिलीज बेटे ज्यादा हो जाएगा। जी जी इरफान, इंशाल्लाह आपका एडमिशन भी हो जाएगा, खाली फेमस ही नहीं हुई, आप मशहूर भी हो जाएंगे बेटा। अच्छा जी, प्रोटॉन डॉक्टर भी बनेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। प्रोटॉन जो है बेटा ये हमारे पास मौजूद। अब पीएच की बात करें तो पीएच हमेशा ज्यादा करने से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी और ऑक्सीजन रिलीज बेटे हमारे पास कम होगी। अगर आपको ये बात समझ में आए तो वेल एंड गुड, ना समझ में आए तो आपने ये याद रखना है कि जो काम प्रोटॉन करेगा ना उसके ही ऑपोजिट काम पीएच करेगी। बिकॉज प्रोटॉन बढ़ाते जाओगे तो पीएच क्या होती जाएगी बेटे, कम होती जाएगी, ठीक है। प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो पीएच क्या होती जाएगी, कम। तो ये तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, तो इस वजह से बेटे इनके एक्शन भी ऑपोजिट होंगे। चलो, हम लोगों ने फैक्टर पढ़े, ये ऑक्सीजन पढ़ी, और फिर भाई हमारे पास आगे चलते हैं। अच्छा, जब तक मैं ये फिगर बनाता हूँ मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने कभी ये सुना है कि सर्दियों के अंदर जो है ना वो एक घर में चूल्हा जलता रह गया और उस चूल्हा जलते रहने की वजह से 3 बच्चे और एक शौहर जो है वो जहाँ बक हो गए और ख़ातून जो है वो तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल हो गई। क्या कभी ये सुना आपने, ऐसी खबर सुनी है? ठीक है, बताओ क्या आपने कभी ऐसी खबर सुनी है? बिल्कुल सुनी होगी कि हमारे पास भाई किसी के घर में सर्दियों में क्या हुआ, ये भाई हीटर ऑन ही रह गया। हीटर ऑन रहा, उसकी वजह से क्या हुआ कि सुबह को देखा तो बच्चे जो हैं वो फौत हुए हुए हैं, जो शौहर है वो भी फौत हुआ हुआ है, लेकिन खातून जो है वो तशवीशनाक हालत में मुंतकिल। अब मुझे ये बताओ कि खातून क्यों नहीं मरती, हालांकि खातून भी तो वहीं पे थी। खातून क्यों नहीं मरती, खातून को भी तो मरना चाहिए। अब मुझे ये ना कह देना कि सर हमेशा बुराई का रसा दराज होता है ठीक है, इसका मतलब ये है आज सारी खवातीन को बुरा कह रहे हैं। बताओ खातून क्यों नहीं मरती, बताओ इसका आंसर बताओ। चलो 5 रुपए दूंगा, बताओ कौन बताएगा। वो दूसरे कमरे में थी, अच्छा जी, आरिफा कह रही है दूसरे कमरे थी। यस सर, बहुत सुना है, पता नहीं आयशा को पता नहीं है। खातून स्ट्रांग होती हैं सर। अच्छा जी, उसने ही हीटर बंद नहीं किया था। अच्छा, चलो एक बात सुन लो, सुन लो सुन लो सुन लो, सुन लो बेटे, शाबाश, सुन लो, इधर देखो। जब भी खातून जो है आप जब इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं तो उसमें खातून इस वजह से नहीं मरती कि खातून जो है ना किचन का काम करती है, तो किचन में जब भी वो चूल्हा ऑन करती है, गैस ऑन करती है, तो समहाउ उसकी उसके अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, मीथेन होती है,
वो उसके ना लंग्स के अंदर टॉलरेंस बढ़ा देती है, ठीक है, टॉलरेंस बढ़ा देती है, तो उसके फेफड़ों की टॉलरेंस ज़्यादा हुई होती है, इस वजह से वो सरवाइव कर जाती है। लेकिन मेल के अंदर और बच्चों के अंदर ये टॉलरेंस नहीं होती, इसी वजह से वो मर जाते हैं। जैसे आप लोगों ने पिछले साल ही पढ़ा होगा, सुना होगा बल्कि ये खबर, मरी के अंदर बहुत सारे वहाँ पर जो हैं वो कुछ स्याह जो थे वो फंस गए, और भाई उनकी जो है ना वो शदीद बर्फबारी के अंदर डेथ हो गई। सुना था ना आपने? वो क्यों था? वो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ साइलेंट किलर, खामोशी से मार देती है। ठीक है जी, चलें जी, अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। देखते हैं, सबसे पहले बेटे हम लोग ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। ऑक्सीजन यहाँ से एंटर, ये बेटे आती है और दैट गेट्स एंटर इनटू द हीमोग्लोबिन। पहला सवाल बेटे जो कि यहाँ पर आता है वो ये कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है बेटे? याद रखना, ऑक्सीजन का 97% तक हिस्सा जो है वो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करती है, और 3% हिस्सा फ्री प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, अगर इसमें एक्सचेंज की बात की जाए, इसमें एक्सचेंज कितना होता है, तो ये बात याद रखना कि इसमें एक्सचेंज जो है वो 5 ml ऑक्सीजन का होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, ये एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखना है। अब एक और सवाल यहां पर आता है कि भाई ये जो ऑक्सीजन है इसने आरबीसी तक या हीमोग्लोबिन तक पहुंचने तक कितने सेल्स क्रॉस किए, या कितने बेटे इसने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर क्रॉस किए? तो ये सवाल जब आपके पास आता है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले भाई ये स्क्वेमस एपिथेलियम लेयर बना लेनी। देयर इज स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर, मतलब ये हम एल्वियोलाई की एक सेल की लेयर बना रहे हैं। ठीक है, एल्वियोलाई के एक सेल की लेयर बना रहे हैं, और एल्वियोलाई के एक सेल से आपको ये भी आइडिया क्लियर हो गया कि ये हमारे पास भाई स्क्वेमस एपिथेलियम से बने होते हैं। दे आर कंपोज्ड ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स। अच्छा, अब स्क्वेमस एपिथेलियम के नीचे हमें बेटे ये हम ग्रीन कलर से बना लेते हैं, एंडोथीलियल सेल्स नज़र आते हैं। ये किसके बेटा? कैपिलरी के। तो सपोज ये कैपिलरी के सेल्स हम लोगों ने बना लिए, यहाँ पर ये भी कैपिलरी के सेल आ गए। ठीक है, इस कैपिलरी के सेल के दरमियान में हमें बेटा ये आरबीसी नज़र आता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने बेटे ये बताना है कि ऑक्सीजन जो है ये बाहर से जब अंदर मूव करेगी तो कितने आपके पास मेम्ब्रेन्स क्रॉस करती है। तो पहला तो ये वाली मेम्ब्रेन हो गई ना इसमें एंटर होने के लिए, दूसरा इससे बाहर जाने के लिए, तीसरा एंडोथीलियम के सेल में एंटर होने के लिए, चौथा एंडोथीलियम के सेल से बाहर निकलने के लिए, और पांचवा आरबीसी के अंदर एंटर होने के लिए। ठीक है, तो बेटे हमारे पास मेम्ब्रेन्स यहां पर कितनी हो गई? 5। बताना है आपने, मेम्ब्रेन्स जो हैं ये 5 क्रॉस करता है हीमोग्लोबिन तक पहुंचने के लिए। अगर लिपिड बाइलेयर की बात करें, लिपिड बाइलेयर की बात करें, तो लिपिड बाइलेयर भी बेटे ये कितनी क्रॉस करता है? 5, क्योंकि एक मेम्ब्रेन में एक ही लिपिड बाइलेयर होती है ना। ठीक है, और एक मेम्ब्रेन के अंदर अगर लिपिड लेयर की बात करें तो बाय का मतलब होता है 2। तो लिपिड लेयर अगर हम लोग मेंशन करेंगे तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5 इंटू 2 विल बी 10, यानी 10 लिपिड की लेयर होती हैं। अच्छा, फिर अगर वो कहे कि कितने सेल्स क्रॉस करता है, तो वो डेफिनेटली आप लोग सही कह रहे हैं कि 2 सेल्स को क्रॉस करता है आरबीसी तक पहुंचने के लिए। सिमिलरली बेटे ये सवाल बिल्कुल ऑपोजिट आपके पास पूछा जाता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है इससे वायर की तरफ, तो उसके लिए भी सेम यही चीज अप्लाई होगी। ठीक है, सो कीप दिस इन योर माइंड। हम लोग चूंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन कैरी हुई, ऑक्सीजन कैरी। ठीक है, ये ब्लड कौन सा है हमारे पास? दैट ब्लड इज रेफर टू एज, कौन सा ब्लड बेटे? आर्टीरियल ब्लड है, दैट इज आर्टीरियल ब्लड।
आर्टीरियल ब्लड में नॉर्मली ऑक्सीजन ज्यादा होती है, लेकिन बेटे यहां पर एक एक्सेप्शन भी है। बताओ कौन सी आर्टरी होती है जिसमें ये फॉलो नहीं कर रहा होता? आर्टीरियल ब्लड में अगर हम लोग इसकी बात करें बेटा तो 55 ml या 54 ml मेंशन किया जाता है। तो आप लोगों ने बेटे ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर आपके पास एक होती है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी इसको फॉलो नहीं करती, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, वो इसको फॉलो नहीं कर रही होती, ठीक है। अच्छा अब वापस आओ, मैंने एक और चीज भी बताई थी आपको कि ऑक्सीजन हमेशा प्रेशर के साथ अटैच होती है। तो यहां पर अगर प्रेशर पूछा जाएगा तो लंग्स के लेवल के ऊपर प्रेशर होता है 60 mm ऑफ Hg, जिससे बेटे ये हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो सेल तक जाती है। ओके चलो, ये बेटे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये हमारे पास आ गया, ये इस लेवल के ऊपर जिसको टिश्यू लेवल बोलते हैं। अब यहाँ पर टिश्यू लेवल के ऊपर भाई ऑक्सीजन रिलीज करनी है, तो ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए यहाँ से जो मेटाबॉलिज्म के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो ये इसके अंदर एंटर भी तो होगी ना। तो आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन को देख लो। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन में बेटे आप लोगों ने ये याद रखना है कि 70% इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना वो HCO3 माइनस की फॉर्म में होती है, यानी बाइकार्बोनेट, ठीक है। 23% इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना बेटे ये हीमोग्लोबिन के थ्रू होती है। बाकी की रिमेनिंग 7% जो है वो फ्री प्लाज्मा या बेटे आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन्स कर रही होती है, ठीक है। अगर बेटे इसमें एक्सचेंज की बात करें तो एक्सचेंज हमारे पास होता है 4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। 4 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड हो रहा होता, ठीक है बेटे। तो ये बात आप लोगों ने इसके साथ याद रखनी है। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास ऐड किया जाता है। ओके डन। अब वापस जरा ऊपर चलो, ये जहां पे हम लोगों ने हीमोग्लोबिन बनाई, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कर लो कि आपके पास भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इसके अंदर एंटर होती है। जैसे ही बेटे कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंटर होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फौरी तौर पर बेटे वाटर के साथ मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलती है? वाटर के साथ, ठीक है। और हमारे पास बनता है H2CO3, ठीक है। ये कौन सा एंजाइम बेटे इसको कैटालाइज करवाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, याद रखना। अब H2CO3 जो है बेटे ये हमारे पास टूटता है, इससे बनेगा प्रोटॉन और इससे बनेगा बेटे HCO3 माइनस, ठीक है, क्लियर। अब ये जो बेटे प्रोटॉन होगा ये प्रोटॉन मूव करेगा टूवर्ड्स दिस लेटरल साइड, यहां पे जाके अटैच होगा तो ऑक्सीजन का रिलीज ज्यादा करेगा, ठीक है। और ये जो बेटे बाइकार्बोनेट है फिर इसका क्या किया जाता है? बाइकार्बोनेट को इस सेल से बाहर निकाला जाता है। लेकिन अगर बाइकार्बोनेट को सेल से बाहर निकालेंगे तो बेटे प्लाज्मा की जो आपके पास पीएच है वो भी तो डिस्टर्ब हो जाएगी ना ब्लड की। तो होता क्या है, ये बेटे यहां से क्लोराइड आयन को सेल के अंदर लेकर जाता है और बाइकार्बोनेट को बाहर लेकर जाता है, ठीक है। वहां से फिर बाइकार्बोनेट सोडियम के साथ अटैच होके और सारा का सारा फिनोमिना शो करता है। अब यहां पर इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज बेटे रेफर टू एज क्लोराइड शिफ्ट, या इसको बेटे हेम्सबर्गर फिनोमिना भी बोलते हैं। दैट इज हेम्सबर्गर फिनोमिना, बर्गर फिनोमिना, बर्गर, ठीक है। जैसे बर्गर बचे होता है ना वैसे ही बर्गर फिनोमिना होता है। तो दैट इज हेम्सबर्गर फिनोमिना, ठीक है। बाइकार्बोनेट बाहर, क्लोराइड अंदर, ये बेटे क्लोराइड शिफ्ट कहलाता है। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। चलो अब यहां पर वापस आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ठीक है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बेटे इसके अंदर जाएगी
देयर विल बी द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ये बेटे ऑक्सीजन जो है इस सेल से बाहर आएगी, ठीक है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड बेटे इसके साथ अटैच हो गई है तो हम इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, एंड दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल कैरी टूवर्ड्स द साइट ऑफ एल्वेलाई, ठीक है। चलो अब दोबारा से हम इसकी बात कर लेते हैं इरफान की। फर्ज करो इरफान के साथ ना फोर्सफुली प्रेशर के साथ अटैच हो गई फुप्पो की बेटी, और वो फुप्पो की बेटी क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। ये एक दिन ऑक्सीजन को कहता है चलाओ भाई घूमने चलते हैं, और उसको भाई ये सी व्यू में, अगर कराची में तो सी व्यू में ले जाता है, वहां पे इसको नजर आती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्रेशर भी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होता है टिश्यू लेवल के ऊपर, 20 mm ऑफ Hg होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिलीज ज़्यादा होती है। तो बेटे ये कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करता है, हंसी खुशी जिंदगी गुजारता है। लेकिन क्या ऑक्सीजन कहती है ना भाई ऐदा नहीं होना, ठीक है, ऐदा नहीं, ऐसे तो मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ूंगी। वो घर जाती है, घर जाके शिकायत लगाती है अपने अब्बा को, अपने भाइयों को। वो कहते हैं ना जी ना, वो फिर हीमोग्लोबिन को ज़रा तबीयत साफ करते हैं उसकी, और उसको कहते हैं इंसान बनो और वापस इसके साथ अटैच हो जाओ। तो वापस फिर बेचारे हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ये आपने बेटे इसमें याद रखना है, हो जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटे, ये यहाँ पर कि हमने ये जो डिस्कस किया है, और यहीं पर आप मज़ीद ऐड कर सकते हो कि ये चूंकि हमारे पास वीनस ब्लड है, तो वीनस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसमें भी एक्सेप्शन होती है, कौन सी एक्सेप्शन है बेटे, दैट इज पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज में एक्सेप्शन होती है। गुड हो गया। चलें जी, शायहान मलिक, शायहान बहुत हंस रहा है। चलें जी, ये बेटे हमारे पास हो गई इसकी ट्रांसपोर्टेशन। आप लोगों ने ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन पढ़ ली है, ठीक है। अब हमारे पास छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, 3 टॉपिक रह गए हैं छोटे छोटे, जिसको हम लोग डील करेंगे। पहला टॉपिक हमारे पास बेटे इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप उससे पहले पिगमेंट्स देख लो। मुझे ये बताओ कि हमारे पास पिगमेंट्स कितने होते हैं भाई। वी हैव 2 kind of pigments, and the first one is refers to as myoglobin, ठीक है जी। ये बेटे हम इसको मायोग्लोबिन बोलते हैं। दूसरा हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ओके जी, ओके। अब मायोग्लोबिन को तो ये भी कहा जाता है कि ये भाई हमारे पास मसल हीमोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन इज ऑल्सो नॉन एज मसल हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलो आपके पास ये पूछा जाता है कि भाई इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स कितनी होती हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स तो मायोग्लोबिन में फकत 1 होती है, हीमोग्लोबिन के अंदर बेटे 4 होती हैं, ठीक है। अब अमाइनो एसिड भी देख लो, अमाइनो एसिड्स देखें तो अमाइनो एसिड बेटे हमारे पास ये जो हीमोग्लोबिन होती है, हम लोगों ने प्रोटीन के अंदर पढ़ा था, 574 अमाइनो एसिड होते हैं। मायोग्लोबिन के अंदर 153 अमाइनो एसिड होता है। फिर आपसे ये पूछा जाता है कि भाई इसमें ऑक्सीजन स्टोर कौन करता है, तो मायोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन स्टोरेज, ठीक है। और बेटे ये हीमोग्लोबिन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीजन कैरियर। ओके हो गया, ऑक्सीजन स्टोरेज ऑक्सीजन कैरियर के तौर पर ये हमारे पास मौजूद होते हैं। फिर सवाल ये आता है कि मायोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को स्टोर करता है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को स्टोर कर रहा होता है। हीमोग्लोबिन कितने करता है, 4 कैरी कर रहा होता है। अगर हम लोग ऑक्सीजन एटम्स की बात करें तो बेटे अगर एक मॉलिक्यूल है तो 2 एटम्स होंगे ना, 2 एटम्स को मायोग्लोबिन स्टोर करेगा। सिमिलरली हीमोग्लोबिन में अगर 4 मॉलिक्यूल हैं तो 8 एटम्स होंगे जिसको ये कैरी कर रहा है। ओके जी, ये बेटे हमारे पास भाई ये इसकी मायोग्लोबिन की और हीमोग्लोबिन की हम लोग डिस्कशन करते हैं, ये पिगमेंट्स को डील करते हैं। तो ये आप लोगों ने बेटे इसमें याद रखना है।
हो जाएगा ना, कोई मसला तो नहीं। हाँ चलो, अच्छा चलो, इसी सवाल को अगर वो पूछता है कि ऑक्सीजन की ज़्यादा कैपेसिटी किस में होती है, तो जो बेटे ऑक्सीजन ज़्यादा आपके पास मॉलिक्यूल या एटम स्टोर कर रहा है, तो इसकी ऑक्सीजन की कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। जबकि मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैपेसिटी क्या है, कम है। ओके, तो कैपेसिटी को भी आप लोग बेटे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आगे चलते हैं, हमारे पास बेटे आ जाती है दैट इज गैसेस या एक्सचेंज या कंपोनेंट्स भी हम इसको रेफर करते हैं, जो कि आपके पास इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर में डील किए जाते हैं। चलो, फैक्टर, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर, फिर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन हवा का अंदर जाना, और एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन में हवा का बॉडी से बाहर आना, एक्सहेलेशन। बेटे सिंधी मुझे आती नहीं है, अगर आप मुझे सिखा देंगे तो मैं ज़रूर सिंधी भी सीख लूँगा, हर कोई सारी उम्र सीखने के अमल में ही होता है। चलो, सबसे पहले हम बेटे यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन जो होती है इनहेलेशन में ऑलमोस्ट 21% हम इसको डील करते हैं, एक्सहेलेशन में बेटे ये 16% होती है। एक्सचेंज कितना हुआ फिर, 5% का। तो बेटे ये बात याद रखना, जब भी आप इसमें एक्सचेंज की बात करते हो तो इसके दौरान एक्सचेंज हमारे पास कितना है, दैट इज जस्ट 5%, 5% तक एक्सचेंज है। एक बात और याद रखना, सी लेवल के ऊपर ना, सी लेवल के ऊपर आपको पता है सी लेवल पे इसका जो कैरिंग होती है वो 20 ml होती है पर 100 ml, ठीक है। अगर ये 20 ml मैक्सिमम होता है, अगर वो कहता है 19.6 ml है, तो बताओ कितने परसेंट सेचुरेटेड है। तो 19.6 को 20 पे डिवाइड करो, 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 98% के करीब सेचुरेशन आती है। तो आपको कोई भी बेटे ये बताएगा वैल्यू, उसको 20 पे डिवाइड करके 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसकी सेचुरेशन बता देगा। आगे चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड में बेटे 0.04% होती है, एक्सहेल्ड में सीधा सीधा भाई 4% तक ये होती है। अच्छा, मेरा सवाल बड़ा आसान सा भैया आपसे, वो ये कि एक्सहेल्ड एयर में इनहेल्ड एयर के लिहाज से भाई कितने टाइम जो है ये आपके पास सेचुरेटेड है, कितने टाइम सेचुरेटेड है, हाँ, हाउ मेनी टाइम्स इट इज सेचुरेटेड, बताओ। 100 टाइम्स, ठीक है। ये जो एक्सहेल्ड एयर होती है ना, दैट इज 100 टाइम्स सेचुरेटेड एज कंपेयर टू इनहेल्ड, बिकॉज इस 0.04 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 4% आएगा। ओके हो गया। चलो, हमारे पास बेटे बात करते हैं वाटर की। अच्छा, उससे पहले आपने नाइट्रोजन भी तो पढ़ी है। नाइट्रोजन दोनों में सेम होती है, 79% इसमें, 79% इसमें। अगर नाइट्रोजन कोई रोल प्ले नहीं कर रही तो इसका काम क्या है, क्यों बॉडी के अंदर लेकर जाते हो, जस्ट टू मेंटेन पार्शियल प्रेशर। ये बेटे पार्शियल प्रेशर को मेंटेन कर रहा होता है। आगे चलते हैं, पानी। वाटर जो होता है इनहेल्ड के अंदर वेरिएबल है, बिकॉज ये डिपेंड करता है आपके सराउंडिंग के इन्वायरमेंट में। जैसे आजकल हब्स के मौसम है। जी जी आरिफा बेटे क्या पूछ रही हैं आप, बिल्कुल बेटे मैं अभी दोबारा रिपीट कर देता हूँ, परेशान ना हो। वेरिएबल होता है ना इनहेल्ड और एक्सहेल्ड में, ये हमेशा आपके पास सेचुरेटेड होता है, क्योंकि बॉडी से जब इसने बाहर आना है तो हमेशा सेचुरेशन ही शो करता है, हमेशा ये हमारे पास क्या शो करेगा, सेचुरेशन शो करेगा। बेटे बहुत सिंपल सी वैल्यू है जोहान, 21% जो है वो इनहेल्ड में होता है, 16 एक्सहेल्ड में होता है। तो आप इजीली इसको कंपेयर कर सकते हो कि कितने परसेंट एक्सचेंज हुआ, दैट इज बेटे 5%। ओके, लास्ट पे कैपेसिटीज को देखते हैं, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस को आते हैं। कैपेसिटीज,
बेटे कैपेसिटीज के लिए आप पहले बना लो यहाँ पर ग्राफ। आने ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब इस ग्राफ में आपने सबसे पहले भाई ऐड किया, भाई हमारे पास जो है ये जो वैल्यू इसमें होती है मैक्सिमम, दैट इज ये 0 ml इससे लेकर 6000 ml तक, यानी 6 लीटर तक हो सकती है। तो ये आपके पास क्वेश्चन आता है लंग्स की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 6 लीटर। पंजाब के बच्चों ने 5 लीटर पढ़ा है, लेकिन बेटे आपने आंसर ये 6000 ml ही लगाना, ठीक है। अच्छा, देयर इज अ वॉल्यूम जो कि बेटे आपके पास थ्रू आउट एक्सचेंज नहीं होता, और उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज बेटे डेड वॉल्यूम, ठीक है। इस वॉल्यूम की स्पेस कितनी होती है बेटे, 1200 ml से लेकर 1500 ml तक होता है, या 1600 ml भी मेंशन करते हैं, ठीक है। ये वो है जिसको बेटे हम लोग रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। ये रेजिडुअल वॉल्यूम वो होता है जो कि जितना मर्जी आप कोशिश कर लें ये बाहर नहीं जाता, ठीक है। एक वो होता है बेटा जो कि आपके पास ये नॉर्मली आपकी बॉडी बेटे इनहेल्ड एक्सहेल होने के दौरान ये बेटे शो करती है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, दैट इज रेफर टू एज टाइडल वॉल्यूम। और इसकी जो आपके पास वैल्यू होती है वो 500 ml तक होती है, ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने बेटे 2-3 वैल्यूज याद रखनी है कि मैक्सिमम लंग्स कैपेसिटी कितनी होती है, दैट इज 6000 ml मैक्सिमम लंग्स कैपेसिटी, ओके। तो बेटे ये आपके पास कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने याद रख। अब वापस आते हैं कुछ चीज़ों की तरफ। अच्छा बेटे ये सुनो, डॉक्टर आरिफा ने पूछा था कि 19.6 वाला बता दें। बेटे अगर वो बताता है कि आपके पास एक वैल्यू है कि 19.6 ml जो है ये आपके पास प्रेशर, सॉरी एक प्रेशर है जिस पे 19.6 ml जो है ये हमारे पास ऑक्सीजन है। सैचुरेशन बताओ, 19.6 को आप 20 पे डिवाइड करोगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 98% सैचुरेशन आएगी। जैसे अभी रिसेंटली कोविड गुजरा है तो उसमें आप लोगों ने ऑक्सीजन सैचुरेशन को लाजमी तौर पर डील किया, ठीक है। बेटे अगर 6000 नहीं ना आता फरवा मरियम तो आप 5000 ही करेंगे, लेकिन अगर 5 लीटर और 6 लीटर है यानी 5000 ml और 6000 ml है, किसी एक को चूज करना है तो आप 6000 ml को चूज करोगे, ठीक है जी। चलो ये बेटे हमारे पास था गैसियस एक्सचेंज, दैट इज बेटे गैसियस एक्सचेंज। जी बेटे कैसा रहा आज का लेक्चर आपका, सही था, समझ आई? हाँ, इम्पोर्टेंट तो यही करता है, मैटर करता है ना कि क्या आपको समझ आई है कि नहीं आई। हाँ जी बेटे, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये हमारे पास तमाम शुद्ध हुआ, ठीक है। सांसों के मामलात हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, खाने पीने के मामलात हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में किए थे और सांसें हमने यहाँ पे की। नेक्स्ट हम लोग भाई दिल की बातें करेंगे, और इनकी दिल की बातों का टाइम आपको बता दिया जाएगा कि किस टाइम पे हम दिल की बातें करेंगे, ठीक है। आप भी अपने दिल की बातें शेयर कर सकते हैं, हम भी आपके साथ शेयर करेंगे कि दिल क्या होता है और दिल में खून कहाँ से आता है, ओके। ओके, खुश रहें, आबाद रहें, आज़ाद रहें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। ओके जी बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।